और हमारे साथ ही यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अगले हफ्ते की तैयारी में। मैं आपके साथ तृप्ति जुड़ी हुई हूँ और हम अपने दर्शकों के सवाल भी अब लेना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं आज किस तरह की क्लोजिंग मार्केट में रही है। तो देखिए, आज भी बाजार पर दबाव नजर आया। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था और जो निफ्टी की क्लोजिंग पर नजर डाले तो यहाँ पर देखिए करीब 190 अंकों से ज्यादा गिरकर निफ्टी 25,683 के लेवल पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी आज भारी गिरावट थी, करीब 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर भी देखिए 430 अंकों से ज्यादा गिरकर बैंक निफ्टी 59,291 के लेवल पर यहां पर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा प्रेशर यहां पीएसयू बैंक्स और रियल्टी सेक्टर से बाजार को मिला है। टॉप गेनर्स एशियन पेंट्स, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, बीईएल रहे। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस, एनटीपीसी, जियो फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और अदानी पोर्ट से यहां पर लूजर्स बने हुए नजर आए। चलिए एक बार इस हफ्ते बाजार की चाल किस तरह से रही उस पर भी नजर डाल लेते हैं और किस तरह से इस बार बाजार रहा। तो देखिए, निफ्टी करीब 2.5% के आसपास की गिरावट रही। निफ्टी बैंक में भी करीब 1.5% की गिरावट रही है और निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहां थोड़ी गिरावट हावी हुई है। 2.5% से ज्यादा की गिरावट, 2.6% की गिरावट मिड कैप में आती हुई नजर आई। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप रहा। करीब 3.25% की गिरावट यहां पर हावी होती हुई नजर आई। इंडेक्स वाइज बात करें तो देखिए, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएसयू और पीएसयू बैंक से लगभग सारे ही इंडेक्स में हमने इस हफ्ते गिरावट देखी। तो फिलहाल बाजार में इस हफ्ते काफी गिरावट रही है। एक एक करके राय ले लेते हैं। गौरांग सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी किस तरह से यहां पर रहा, और पहले लक्ष्मीकांत जी आप बता दीजिए कि आपने किस तरह से इस हफ्ते बाजार की चाल को देखा। कल भी भारी मुनाफा वसूली यहां पर हावी हुई थी और आज के सेशन में भी भारी गिरावट का शिकार हुआ। किस तरह के लेवल्स आप अगले हफ्ते आते हुए देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून तृप्ति जी, और हमारे सहयोगी गौरव सर का भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, दो दिनों में जिस तरीके से हमें गिरावट देखने को मिली है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। उससे पहले तो जो भी सेंटिमेंट थे वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। हालांकि मंडे के सेशंस के बाद जो हाई लगा था उसके बाद हमें कंजिक्यूटिव डोजी कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला था, बट उस वक्त भी मार्केट ने अपने 20 डीएमए लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। बट जिस तरीके से हमें 2 दिनों में एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया मार्केट में, उस दौरान निफ्टी ने तो अपने 20-50 डीएमए दोनों ही लेवल्स के नीचे की क्लोजिंग दी है। और जिस तरीके से बेरिश फॉर्मेशन अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक साइडवेज टू नेगेटिव फेस हमें अगले हफ्ते भी देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए तो अब मुझे लगता है कि 24,500 है। 24,500 से लेकर 25,550, जहां पे 20 वीक मूविंग एवरेज आ रहे हैं, वो एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है। और यहां से हमें हल्की फुल्की की स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले हफ्ते में। अगर 25,500 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर हमें उसके बाद 25,300 से लेकर 25,200 जोन तक के भी लेवल निचले स्तर तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी ने भी इस हफ्ते अपना जो की सपोर्ट है 59,700 का, उसके नीचे की क्लोजिंग दे दी है और अभी फिलहाल वो अपने 50 डीएमए लेवल के आसपास ही दिखाई दे रही है। अगर 59,000 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर वहां से हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है 58,700 का। निफ्टी में बेरिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन है और बैंक निफ्टी में डार्क क्लाउड कवर का फॉर्मेशन है। तो जनरली जब इस टाइप के फॉर्मेशन टॉप पर बनते हैं तो एक पॉज आ जाता है बढ़ते हुए ट्रेंड के लिए, और एक फिर हमें एक साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिलता है इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपने अहम लेवल्स बता दिए हैं। 25,000 से 400 से 200 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपने क्रूशियल लेवल बताया, उसके नीचे भी बैंक निफ्टी अगले हफ्ते में जाता हुआ आपको दिख सकता है। गौरांग सर, आपने किस तरह से बाजार की मुनाफा वसूली को वॉच किया है और अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे जिस पर आपको लग रहा है कि बाजार चल सकते हैं या गिरावट का शिकार होंगे? धन्यवाद तृप्ति जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईडी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, हमारे मित्र लक्ष्मीकांत जी को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो काफी सारे अहम स्तर, जैसे अभी लक्ष्मीकांत जी बता रहे थे, अहम स्तर टूटे और शायद दबाव ज्यादातर विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो बिकवाली हो रही थी उसको लेकर के। तृप्ति जी, एक बात समझना अनिवार्य होगा हम सभी को कि स्थानीय मार्केट में ऐसे कोई संकेत नहीं नकारात्मक जिसके कारण इस प्रकार से बिकवाली हो रही है। जो भी हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, खास करके अमेरिका से जो राष्ट्रपति ट्रंप ने टिप्पणियां करी है और जिस तरीके से परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है नकारात्मक स्थिति को लेकर के, उसके कारण ज्यादा मेरे ख्याल से बाजार पर दबाव है। हो सकता है अगला हफ्ता थोड़ा बहुत पेचीदा हो, उठापटक हो, लेकिन एक सकारात्मक जो चीज मुझे नजर आती है वो है अगले हफ्ते से
12 जनवरी सोमवार से तीसरी तिमाही के नतीजे शुरू हो जाएंगे आना, और अगले हफ्ते मेरे ख्याल से काफी कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जिसके नतीजे आएंगे। और अनुमान और आकलन जो टिप्पणियां हम सुन रहे हैं वो ये कहते हैं कि शायद तीसरी तिमाही के नतीजे दूसरी तिमाही से बेहतर हो। अगर ऐसा वास्तविकता में होता है और कोई बड़ी निराशा नहीं आती है तीसरी तिमाही के नतीजों में तृप्ति जी, तो मेरे ख्याल से बाजार यहाँ से थोड़ा बहुत संभलने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर की तरफ के रुझान होंगे, लेकिन यहाँ पर जरूरी यह है तृप्ति जी कि हम बाजार जरा यहाँ पर संभले और ये जो नीचे के तरफ के दायरे हैं ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाए। तो अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ी दशा और दिशा जो बाजार की है उसमें परिवर्तन हो सकता है, और ऐसे ही मौके बाजार आपको देता है कि आप लंबी अवधि के लिए सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करें, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप कारोबारी करते हैं तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके काम करना चाहिए। अगर निवेशक है तो इस गिरावट का लाभ उठा करके अगर निवेश लायक पूंजी है तो मजबूत सक्षम कंपनियों में निवेश करना चाहिए। एक छोटा डिस्क्लोजर भी देना अनिवार्य होगा तृप्ति जी, कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश। बिल्कुल गौरांग सर, बिल्कुल सही बात की आपने। अगले हफ्ते से तीसरी तिमाही के नतीजे यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी एनालिस्ट का ये मानना है कि अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है यहाँ पर Q3 के। देखना होगा किस तरह की अर्निंग्स इस बार रहती है और काफ़ी कुछ उस पर निर्भर करता है बाजार की दशा और दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और हमारी जो पहली क्वेरी है वो शंकर अग्रवाल की है। ट्रांस एंड रेक्टिफायर्स के शेयर्स है इनके पास, 100 की क्वांटिटी में है और 500 इनका खरीद प्राइस है। ये जानना चाहते हैं कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाए। देखिए ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर यहाँ पर बिल्कुल 6 महीने के निचले स्तर पर जाता हुआ दिख रहा है और करीब 46% से ज्यादा ये 6 महीने में टूट गया है। आज के सेशन की बात करें तो 275 इनके खरीद भाव से लगभग आधा होने पर शेयर आ गया है और आज भी करीब 5-5.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लक्ष्मीकांत जी, क्या सलाह होगी यहाँ पर शंकर को? क्या अभी भी यहाँ पर इन्हें बने रहना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा टूट चुका है, या फिर अब यहाँ से थोड़ा सा जो भी नुकसान 22,000 से ज्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं, आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी सुझाएंगे आप? देखिए टेक्निकल चार्ट्स पे तो स्टॉक काफी वीक नजर आ रहा है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म का रिबाउंड हमें 370 345 से लेकर 355 तक देखने को मिला था, बट जैसे ही स्टॉक अपने 100 डीएमए लेवल के पास पहुंचा तो वहां से फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है। अगर 260 के लेवल्स निचले स्तर पर टूटते हैं तो वहां से फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है 230 की। तो अभी फिलहाल इनको यही सलाह रहेगी कि 260 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके देख सकते हैं। अगर वहां से शॉर्ट टर्म रिबाउंड दोबारा से अगर 345 355 तक आता है तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और अगर ऑन द फ्लिप साइड अगर 260 के लेवल्स टूटते हैं तो तब भी ये लेवल इनको वॉच आउट करना रहेगा, और अगर 260 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग होती है तब भी हमारी तरफ से इनको इस स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आपने अहम लेवल्स भी बता दिए हैं और कब आपको एग्जिट करनी है वो भी सलाह आपको बता दी है। इन लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले जो हमारी क्वेरी है उसे शामिल करते हैं। शिवाजी शेगांव का यहाँ पर सवाल है, शेगांव से बात कर रहे हैं और बजाज फाइनेंस के इनके पास शेयर है 10 की क्वांटिटी आई थिंक और 1011 इनका खरीद प्राइस है। शॉर्ट टर्म के लिए ये नजरिया चाहते हैं बजाज फाइनेंस पर। और फिलहाल देखिए आज के सेशन में बाजार में काफी प्रेशर था जिसके चलते यहाँ पर भी गिरावट रही, करीब 1% की गिरावट यहाँ पर नजर आई है। हल्का फुल्का नुकसान ये झेल रहे हैं क्योंकि इनके खरीद प्राइस से थोड़ा ही नीचे इस वक्त शेयर कारोबार करता हुआ दिखा आज के सेशन में। गौरांग सर, आपसे जानना चाहूंगी, बजाज फाइनेंस तो एक बड़ी कंपनी है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जो बाजार में मुनाफा वसूली का दौर है उसका शिकार यहाँ पर बजाज फाइनेंस हुआ है? किस तरह के फंडामेंटल्स आपको यहाँ पर आगे आते हुए दिख रहे हैं और क्या सलाह होगी शॉर्ट टर्म के लिए इन्हें? तृप्ति जी देखिए, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम है नहीं टिप्पणी करने के लिए। मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत जी ज्यादा यहाँ पर अनुभवी है इस पर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन एक राय मैं शिवाजी जी को देना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपने बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनी में जो कि वित्तीय क्षेत्र से ताल्लुक रखती है इसमें निवेश किया है तो छोटी अवधि से अच्छा है कि आप अगर थोड़ा बहुत लंबी अवधि का नजरिया रखें और आपके पास शेयर की संख्या जो है वो केवल 10 है। पहले तो मैं इनको राय दूंगा कि इस स्तर पे अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इस स्तर पर जोड़े ताकि इनका निवेश के स्तर नीचे आ जाए। एज अ डिस्क्लोजर तृप्ति जी, बजाज फाइनेंस पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है और हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र का जो पूरा ब्रह्मांड है वो काफी बेहतर नतीजे लेकर के आएंगे और एक री रेटिंग होने की पूरी संभावना लग रही है। केवल मात्र तीसरी तिमाही की बात नहीं कर रहा, चौथी तिमाही और अगले नए वित्तीय वर्ष की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो परिवर्तन करें अपना नजरिया और इस स्तर पर आप एवरेज करें। ठीक है, यहाँ पर बजाज फाइनेंस की फंडामेंटल्स गौरांग सर ने बता दिए, लेकिन लक्ष्मीकांत जी शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या सलाह देंगे?
देखिए तृप्ति जी, शॉर्ट टर्म के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं स्टॉक में। 200 डीएमए लेवल को रिटेस्ट करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। तो अगर ये अपने 950 लेवल को अगर डिफेंड कर ले जाता है, तभी एक रिबाउंड आने की संभावना रहेगी। मेरा भी नज़रिया यही है, जैसा कि गौरव सर ने बताया, अगर इसको ये लंबे टर्म्स के लिए होल्ड करेंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बेहतर विकल्प बन सकता है और इन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस पर जैसा कि इन्होंने पूछा है, तो मुझे लगता है कि 950 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर लें, और अगर यहाँ से अगर एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें दोबारा से 1000 तक देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लेवल्स भी आपको बता दिए। 950 के एसएल के साथ आप होल्ड करिए। 1000 तक अगर पहुंचता है तो आप शॉर्ट टर्म में बने रह सकते हैं, लेकिन इस तरह की कंपनियों में लंबे समय तक बने रहने पर अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स आते हुए मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नरेश भावसार का अहमदाबाद से हमारे पास सवाल आया है। टाटा स्टील के 100 शेयर है, 154 इनका खरीद प्राइस है, और इनको ये जानना है कि 200 तक का भाव कब आपको आता हुआ यहाँ पर टाटा स्टील में नजर आएगा। फिलहाल ये प्रॉफिट में ही है, क्योंकि 154 की इनकी खरीद प्राइस है, 178 आज क्लोजिंग थी। हल्का फुल्का दबाव, करीब 1% की गिरावट, आसपास की गिरावट यहाँ टाटा स्टील में रही, लेकिन काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर मेटल पैक का रहा है। आपको क्या लगता है गौरांग सर, मेटल पैक पर एक राय दीजिए, और टाटा स्टील को आपने किस तरह से वॉच किया है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम हमने देखा है काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर मेटल सेक्टर ने किया है। टाटा स्टील पर आपको किस तरह के फंडामेंटल्स यहाँ पर लग रहे हैं, और अगर कोई राय यहाँ पर बन रही है तो वो भी बताइएगा। तो डिस्क्लोजर तृप्ति जी के खरीदारी की राय है टाटा स्टील पर। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, नाल्को, जिंदल स्टील, ये सब कंपनियों पर हमने खरीदारी की राय रखी है, और ये लंबी अवधि के लिए है। और अगर आपने धातु क्षेत्र में निवेश किया है, तो जो भी खबरें खास करके विदेशों से आती है चाइना अमेरिका को लेकर के, और ये धातु क्षेत्र अगर आप देखने जाए तो कल काफी बुरी तरह से पिटा हुआ था। उसके पहले तीव्र गति से हमने ऊपर की तरफ के दायरे भी देखे थे। और ये सब चाइना से जो खबरें आती हैं उसका भी असर सकारात्मक नकारात्मक को निर्भर करता है, खबरें किस प्रकार की आती है। लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेशित रहे। इनका प्रश्न था कि 200 तक कब पहुंचेगा। देखिए 200 क्या, 200 के पार भी जा सकता है, लेकिन आपके पास धैर्य होना चाहिए और थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। लंबी अवधि के निवेश के लिए यहाँ पर बने रहे। आपका सवाल था 200 तक का, लेकिन यहाँ पर कहना है कि 200 के ऊपर भी आपको जाता हुआ नजर आएगा, तो फिलहाल होल्ड करके रखिए, अच्छे लेवल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे गौरांग सर की राह। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सुनील कुमार का हमारे पास सवाल आ रहा है। केसी इंटरनेशनल के 16 शेयर है, 805 इनका खरीद प्राइस है। उनका सोचना है कि ये लॉस कब तक रिकवर हो जाएगा, क्योंकि 1804 ज्यादा नुकसान ये नहीं झेल रहे। आज के सेशन में भी देखिए आधा % की तेजी नजर आई, लेकिन इनके खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे आ गया है शेयर। लक्ष्मीकांत जी, क्या लगता है इन्हें, इनका खरीद प्राइस यहां पर मिल पाएगा, और आगे भी किस तरह के लेवल्स केसी इंटरनेशनल में आपको दिख रहे हैं? देखिए अभी तो फिलहाल ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पिछले 3 से 4 दिनों का सेशन देखें, तो यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अभी अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से स्टॉक में और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। 660 का एक सपोर्ट है, अगर वहां पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड अभी फिलहाल 720 देन 750 तक आता हुआ हम देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनको एक बार 660 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करके देखना चाहिए, और अगर यहाँ पर कोई ऐसा पुल बैक मूव आता है, तो मुझे लगता है कि उस दौरान ये स्टॉक 730 से 750 जोन तक दिखाई दे सकता है। तो वो एक अवसर होगा इनके लिए वहां से एग्जिट करने का। ठीक है, 760 का यहाँ पर एक एसएल लगाइए, और आगे जाकर 700 के पार तक के लेवल्स भी यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी सुझा रहे हैं। आते हुए शॉर्ट टर्म में वहाँ आप जाकर निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आकाश यादव का हमारे पास सवाल है। आरटी ड्रग्स के शेयर्स हैं इनके पास, 83 की क्वांटिटी है, और बाइंग प्राइस 560 है। शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं, और फिलहाल काफी नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि शेयर इनके खरीद प्राइस से करीब आज के सेशन में भी 2% की गिरावट रही, और 387 के लेवल पर आज आरती ड्रग्स की क्लोजिंग हुई है। लक्ष्मीकांत जी, शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या सलाह होगी? काफी नीचे शेयर इस वक्त आ चुका है। जी हाँ, आरती ड्रग में हमें पहले भी करेक्टिव फेज से स्टॉक गुजरा है, और अभी फिलहाल हमें सेम पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अभी भी अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर मैं इंडिकेटर देख रहा हूँ वीकली चार्ट पे भी, तो वहां पे भी हमें बेरिश क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट वीक ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक फर्दर नीचे की ओर फिसल सकता है। अभी जो फिलहाल नेक्स्ट सपोर्ट है वो 370 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक फिलहाल में सपोर्ट यहाँ पर 370 के आसपास आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए एक और सवाल को शामिल करते हैं। काव्या सिन्हा का हमारे पास सवाल आ रहा है। विप्रो के इनके पास 235 के भाव पर 125 शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं, और 265 पर कारोबार कर रहा है। इनके खरीद
प्राइस से तो ऊपर चला गया है, जिसके चलते 3,368 का प्रॉफिट ये कमा रही है इस वक्त। और क्या करना चाहिए ये पूछना चाहती है कि यहाँ पर ये वेट करे या फिर इसे बेचकर निकल जाए। गौरांग सर, आपको क्या लगता है? आईटी पैक से विप्रो इन्होंने यहाँ पर चूज किया है और काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि निचले लेवल की खरीदारी कर ली थी और शेयरों की संख्या ज्यादा नहीं है, जिसके चलते 3,000 से ज्यादा का प्रॉफिट ये कमा रही है। क्या करना चाहिए इस वक्त? यहाँ पर इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या आप देख रहे हैं आईटी पैक में अभी अच्छे लेवल्स और आते हुए आगे नजर आएंगे? देखिए, दिक्कत ये है कि दिग्गज कंपनी होने के बावजूद ये कमजोर कड़ी है आईटी क्षेत्र में, और ये भाग्यशाली है कि इनको मुनाफा हो रहा है। काफी लोगों ने जब विप्रो को चुना था आईटी क्षेत्र में, तो मुनाफा तो दूर, ऊपर से जो पूंजी है उसमें आपने नीचे की तरफ के दायरे देखे थे। हमारी भी कॉली की राय है, मैं इनको राय दूंगा कि मुनाफा समेट ले, और अगर आईटी क्षेत्र में ही आपको निवेश करना है तो काफी कंपनियां हैं छोटी मझौली दिग्गज जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर छोटी कंपनियों में केपीआईटी टेक है, मझौली कंपनियों में क्षमा चाहता हूँ, एलटीआई माइंडट्री, एल&टी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं। दिग्गजों में आपके पास बहुत सारे विकल्प है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, लेकिन विप्रो में से मुनाफा समेट करके परिवर्तन कर लें। यहाँ से आप मुनाफा कमाइए और कई सारे आपको यहाँ पर स्टॉक्स भी बता दिए गौरांग सर ने, वहां पर आप जाकर निवेश कर सकते हैं। केपीआईटी टेक जैसे भी स्टॉक में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी का। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आप बताइए आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे क्या रहेगी आपकी तरफ से? जी, मार्केट की गिरावट को देखते हुए एक ही स्टॉक हम रेकमेंड करेंगे, जो कि है एशियन पेंट। ये स्टॉक काफी स्टेबल रहा है और आज के सत्र में निफ्टी 50 में भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड के गेन्स देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी रहती है तो हमें 3000 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म बेसिस पर एशियन पेंट में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है 2730 का, और जब तक स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक हमें उम्मीद की जा सकती है कि वो हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। ठीक है, एशियन पेंट्स पर खरीदारी की राय। लेवल्स यहाँ पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 3,000 का लक्ष्य यहाँ पर आता हुआ मिलेगा। 2730 का एक एसएल लगाइए। गौरांग सर, आप बताएंगे यहाँ पर क्या सलाह होगी निवेश के लिहाज से? कोई स्टॉक आप सुझाएंगे? तो तृप्ति जी, दो विकल्प है और दोनों ही बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, और जो लक्ष्यांक हम बताने वाले हैं वो अनुमानित लक्ष्यांक है। तो पहला विकल्प है श्रीराम फाइनेंस, जो कि पिछले कुछ महीनों से एक बेहतरीन ऊपर की तरफ के दायरे देख रहा था। एक बहुत बड़ी डील वित्तीय क्षेत्र में हुई और उसका लाभ इस कंपनी को मिलेगा आने वाले भविष्य में। इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो काफी नीचे आ जाएगी। लंबी अवधि के लिए खरीद की राय है। अनुमानित लक्ष्यांक 1250 के आसपास के श्रीराम फाइनेंस में। ये लक्ष्यांक परिवर्तन होंगे अगर नतीजे हमारी उम्मीद से बेहतर आए तो। दूसरा विकल्प है आज एक क्षेत्र जो बहुत कमजोर था, रियल एस्टेट सेक्टर। इसका नाम देने से पहले तृप्ति जी, जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए और समय सीमा थोड़ी बहुत लंबी होनी चाहिए। डीएलएफ, यहाँ पर खरीद की राय है। अनुमानित लक्ष्यांक 850। सर ने भी अपनी राय दे दी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्होंने अपने स्टॉक्स बताए, श्रीराम फाइनेंस और डीएलएफ। लगातार टारगेट्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं, उन लेवल्स का यहाँ ध्यान रखिए और लंबे अवधि के लिए यहाँ पर आप निवेशित रहिए। इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में फिलहाल इतना ही। लक्ष्मीकांत जी, आपका और गौरांग सर, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।